आधुनिक भारतीय इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास भाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1935 ईस्वी के भारतीय अधिनियम के बारे में। 1935 का भारतीय अधिनियम जो है वह सबसे विशाल, विस्तृत और जटिल दस्तावेज था। कुछ दृष्टिकोणों से ये अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस अधिनियम से स्वतंत्र भारत के संविधान में अनेक बातें ली गई हैं। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम को पूर्ण रूप से कभी लागू ही नहीं किया जा सका। जैसा कि हमने गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद जो श्वेत पत्र जारी हुआ उसी की रिपोर्ट के आधार पर 1935 ईस्वी का भारतीय अधिनियम पारित किया गया। संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर सर सैमुअल होल्ट द्वारा 19 दिसंबर 1934 ईस्वी को भारत सरकार विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। ब्रिटिश संसद ने विधेयक को बहुमत से पारित कर दिया। 3 अगस्त 1935 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने अपनी सहमति दे दी। ये अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी के नाम से ही विख्यात हुआ। अब विद्यार्थियों, हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो सबसे पहली विशेषता थी अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव। 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को लागू किया जाना था। सभी भारतीय प्रांतों व राज्यों का एक संघ बनाने का प्रस्ताव था। संघ के दोनों सदनों में राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया था। संघीय असेंबली में 375 में से 125 व काउंसिल ऑफ स्टेट में 260 में से 104 सदस्य नियुक्त करने का उन्हें अधिकार था। संघीय शासन की मूलभूत आवश्यकताओं व संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी, किंतु संघ के निर्माण की प्रक्रिया को अत्यंत जटिल बना दिया गया था। संघ के सदस्यों में एक ओर तो अंग्रेजों के अधीन प्रांत शामिल थे, तो दूसरी ओर देशी रियासतें थी जिनका शासन वहां के राजा की स्वेच्छाचारिता पर, निरंकुशता पर आधारित था। अतः दोनों के स्वरूप में एक रूपता नहीं थी। भारतीय संघ को बनाने के लिए 2 प्रमुख शर्तें रखी गई थी, जिनका उद्देश्य स्वतंत्र भारतीय रियासतों को अधिक से अधिक संघ में शामिल करना था। इस अधिनियम की दूसरी विशेषता थी उद्देशिका का न होना। 1935 ईस्वी के अधिनियम की अपनी कोई उद्देशिका नहीं थी। याद रहे 1919 ईस्वी के अधिनियम के अधीन सरकार की जो घोषित नीति थी, ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन का क्रमिक विकास करना। 1935 ईस्वी के अधिनियम के पश्चात 1919 के अधिनियम की उद्देशिका के अलावा जो है उसे निरस्त कर दिया गया। इस अधिनियम की एक अन्य विशेषता थी व्यापक विधान का होना। यह अधिनियम अत्यंत लंबा और जटिल था। इसमें 451 धाराएं और 15 अनुसूचियां थी। कुछ विशेष कारणों से इसका विशाल होना स्वाभाविक भी था। एक तो विद्यार्थियों, ये जटिल परिसंघीय संविधान की व्यवस्था करता था, जो परिसंघात्मक संविधानवाद के इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता। दूसरा, ये भारतीय मंत्रियों और विधायकों द्वारा कदाचार के विरुद्ध विधिक सुरक्षाओं का उल्लेख करता था। इस अधिनियम की एक जो अन्य विशेषता थी वह थी विधायी शक्तियों का वितरण। संपूर्ण विधायी विषयों को केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया था। केंद्रीय अथवा संघ सूची में 59 विषयों, प्रांतीय सूची में 54 विषयों और समवर्ती सूची में 36 विषय निर्धारित किए गए। समवर्ती सूची पर गवर्नर जनरल का अधिकार निहित था, जो सब विवेक से केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधानमंडलों को हस्तगत कर सकता था। एक अन्य विशेषता इस अधिनियम की विद्यार्थियों ये थी कि इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। 1919 का अधिनियम जिससे पूर्व पारित हुआ था, उसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति को लागू किया गया था, जो कि पूरी तरह असफल रही थी। इसके पश्चात 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। केंद्रीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित भाग में जो कि केंद्र सरकार के लिए आरक्षित किए गए थे, इसमें प्रतिरक्षा, वैदेशिक और धार्मिक मामले शामिल थे, जो गवर्नर जनरल की अधिकारिता में थे। जबकि
हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत शेष सभी विषय थे। मंत्री परिषद के परामर्श से गवर्नर जनरल इन विषयों की प्रशासनिक व्यवस्था कर सकता था। मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होती थी और गवर्नर जनरल मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं था। इस प्रकार विद्यार्थियों, वास्तविक जो शासन शक्ति है वह किसके हाथ में थी? गवर्नर जनरल के हाथों में केंद्रित थी। अब इसके बाद हम चर्चा करना चाहेंगे जैसा कि पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो ये केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली जो थी उसका विरोध जो है अनेक भारतीय लोगों ने किया और इसी अधिनियम की जो है आलोचना करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, इस अधिनियम में 98% गवर्नर जनरल के विशेषाधिकार तथा व्यक्तिगत निर्णय हैं तथा 2% अधिकार मंत्रियों के हैं। चर्चिल ने इस विषय में कहा था, गवर्नर जनरल को हिटलर व मुसोलिनी के समान अधिकार दे दिए गए हैं। अपनी स्वेच्छा से वह किसी भी कानून को पारित कर सकता है अथवा संविधान को बदल सकता है। तो इस प्रकार जो द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी इसका विरोध किया जा रहा था। इसके बाद में एक और विशेषता थी, वह थी प्रांतीय स्वायत्तता। जैसा कि पूर्व मैंने कहा कि 1919 का जो अधिनियम था उसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी और स्वायत्त शासन को समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों को जो नवीन संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए और इस अधिनियम के अंतर्गत प्रशासन का कार्य गवर्नर मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता था। मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थी। गवर्नरों से ये अपेक्षा की जाती थी कि वह मंत्रिपरिषद के सुझावों के अनुसार ही कार्य करे, किंतु प्रांतीय स्वायत्तता के बावजूद भी गवर्नरों को इतनी शक्तियां दे दी गई थी कि स्वायत्तता तो मात्र नाम के लिए ही रह गई थी। एक अन्य विशेषता जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगी वह थी विधानमंडलों का विस्तार। तो 1935 ईस्वी का जो अधिनियम है उसके अनुसार संघीय विधानमंडल का स्वरूप 2 सदनों वाला था। उच्च सदन को राज्य परिषद और निम्न सदन को संघीय विधानसभा कहा जाता था। राज्य परिषद के सदस्यों को चुनने का अधिकार सीमित लोगों को ही था। संघीय विधानसभा में 375 सदस्य होते थे, जिनमें से 125 भारतीय नरेशों के प्रतिनिधि और मुसलमानों के 80 सदस्य थे। संघीय विधानसभा के अधिकार भी सीमित थे। इसी जो अधिनियम है उसकी एक अन्य विशेषता है भारतीय परिषद का विघटन। भारत में भारतीय काउंसिल के विरोध को देखते हुए भारतीय काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। इसका स्थान भारत सचिव के सलाहकारों ने ले लिया। भारत सचिव की सलाहकार समिति में अधिकतम 6 सदस्य हो सकते थे। इनमें से आधे ऐसे होते थे जो कम से कम 10 वर्ष तक भारत सरकार की सेवा में ही रह रहे हों। इस प्रकार भारत सचिव का नियंत्रण उन क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया जिनमें गवर्नर जनरल संघीय मंत्रिमंडल की सलाह नहीं मानता था अथवा अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करता था। तो ये जो बातें हम कह रहे हैं कि जो इस अधिनियम की विशेषताएं थी, तो इसी क्रम में एक और उल्लेखनीय विशेषता थी, वह थी रक्षा कवचों की व्यवस्था, यानी अरेंजमेंट ऑफ सेफगार्ड्स। 1935 ईस्वी के अधिनियम को पारित करने से पहले अंग्रेजी सरकार ने अपनी सुरक्षा के लिए अनेक रक्षा कवचों की व्यवस्था की। इसी दृष्टि से विद्यार्थियों, इस अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की घोषणा की गई जो कभी कार्यान्वित न हो सके। इतना ही नहीं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया था कि यदि ये व्यवस्था लागू हो भी जाए तो भी गवर्नर जनरल व गवर्नर को इतने अधिकार दे दिए गए थे कि अंग्रेजी सरकार का किसी प्रकार अहित न हो, नुकसान न हो सके। भारतीय मंत्री व ब्रिटिश संसद को भी इतने अधिकार दे दिए गए थे कि भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं को कुचला जा सके। इस अधिनियम के अंतर्गत संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए जाने थे। इस न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा की जाती थी। इस न्यायालय के निर्णय के विरोध में
इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। इसी के साथ जो है इस अधिनियम की जो हमने विशेषताएं देखी, तो ये जो अधिनियम है इसके आगे हम देखेंगे कि इसका मूल्यांकन हम किस प्रकार करें। ये तो अधिनियम की विशेषताएं हो गई। इसके बाद में मूल्यांकन के अंतर्गत पहले हम ये देखेंगे कि इस अधिनियम के गुण क्या थे, यानी इनमें ऐसी कौन सी बातें थी जिनसे भारतीयों को फायदा हो सकता था। अंग्रेज सरकार का ये विचार था कि इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात भारतीय समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि उनके विचार से भारतीयों को अनेक सुविधाएं प्रदान की गई थी, यानी दे दी गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह अधिनियम 1919 के अधिनियम की तुलना में अच्छा था, और इसके कुछ गुण भी थे जिनका वर्णन मैं करना चाहूँगी। सबसे पहला तो ये कि इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति लागू की गई, जिसकी भारतीय काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे थे, और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति लागू कर दी गई। दूसरी विशेषता थी कि 1919 के अधिनियम के द्वारा स्थापित प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त इस अधिनियम के द्वारा कर दिया गया। भारतीय इसके दुष्परिणामों का भी घोर विरोध कर रहे थे। तीसरी विशेषता थी कि 1935 के अधिनियम के द्वारा विधानसभाओं के सदस्यों में वृद्धि की गई, जिससे भारतीयों को काफी लाभ हुआ। अब अधिक संख्या में भारतीय विधानसभाओं के सदस्य बन सकते थे। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप ही पहली बार भारतीयों को संयुक्त उत्तरदायित्व के रूप में मंत्रिमंडल बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही इस अधिनियम के द्वारा मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई, और यहाँ पर जो मतदाताओं के लिए जो आवश्यक योग्यताएं थी उसमें अब कमी कर दी गई। अतः चुनाव के समय मतदाताओं यानी वोटर्स की संख्या में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार ये कुछ गुण थे जो कि 1935 के अधिनियम में विद्यार्थियों थे, लेकिन गुणों की अपेक्षा इसमें दोष ज़्यादा थे। भारतीयों को प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी प्रदान किया गया था वह गवर्नर जनरल वे गवर्नरों को अत्यधिक शक्तियां प्रदान करके अप्रत्यक्ष रूप से छीन लिया गया था, यानी जो सुविधाएं दी भी गई थी वो इनडायरेक्टली उनसे वापस ले ली गई थी। भारतीयों की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार करना तो दूर, औपनिवेशिक स्वराज्य भी इस अधिनियम के द्वारा नहीं दिया गया था। संघीय विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति भी लागू नहीं की गई। इस प्रकार इंग्लैंड में मजदूर दल के नेता एटली ने कहा था कि इस अधिनियम से संघीय स्तर पर रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी तत्वों को इतनी अधिक प्रधानता दी गई है कि किसी प्रकार का प्रजातांत्रिक विकास संभव नहीं है। भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस पर भी भारतीय सचिव का नियंत्रण ही अभी भी विद्यमान रहा। तो विद्यार्थियों, अब मैं आपसे बताना चाहूंगी कि इस अधिनियम में प्रमुख दोष क्या थे। सबसे पहले दोष तो ये था कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को कायम रखा गया। भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान नहीं किया गया। दूसरा, प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन प्रणाली को हटाकर अब इसे नए रूप में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई। इसका स्पष्ट मतलब था कि अंग्रेज भारतीयों को किसी प्रकार की सुविधा देने के पक्ष में नहीं थे। तीसरा जो दोष था वह था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लागू करना। 1919 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को लागू किया गया था। भारतीय इस सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विरोध कर रहे थे तथा इसे समाप्त किए जाने की मांग भी कर रहे थे, क्योंकि इससे राष्ट्रीय भावनाएं आहत होती थी। अंग्रेज अधिकारी चूंकि डिवाइड एंड रूल यानी विभाजन करो व शासन करो की नीति का पालन कर रहे थे, अतः उन्होंने इसे समाप्त नहीं किया। इसी कारण फजलुल हक ने इस अधिनियम की आलोचना करते हुए कहा, यह न हिंदू राज्य था न मुस्लिम राज्य, यह केवल अंग्रेजी राज्य था। ये बात उन्होंने 1935 के अधिनियम के संदर्भ में कही। इसके अलावा एक चीज और इसमें इसका जो दोष है वह था देशी रियासतों को महत्व देना। इस अधिनियम के द्वारा जो व्यवस्थापिका सभा थी उसमें अधिक स्थान देशी रियासतों को देकर उनके महत्व को बढ़ाया गया था। रियासतों के प्रतिनिधि भी राजाओं के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। रियासतों की जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा एक और दोष था अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण।
इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल व प्रांतीय गवर्नरों के अधिकारों में वृद्धि की गई थी। इस प्रकार भारतीय प्रशासन पर इंग्लैंड का पूर्ण नियंत्रण था। सरकार के समस्त उच्च पदों पर भी अंग्रेज अधिकारी ही नियुक्त किए जाते थे। ये अधिकारी भारतीय सचिव के प्रति उत्तरदायी थे, अतः मनमाने तरीके से कार्य करते थे। इसी कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के विषय में कहा था, यह अधिनियम एक ऐसी मोटर के समान है जिसमें अवरोध तो सारे उपस्थित हैं, किंतु इंजन तो है ही नहीं। तो विद्यार्थियों, इस अधिनियम के अंतर्गत जो एक और दोष था वह था जनतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक शासन पद्धति की उपेक्षा। इस अधिनियम के द्वारा जनतांत्रिक शक्तियों को पूरी तरह उपेक्षित किया गया। विश्व के प्रत्येक संघ में निचले सदन में सदस्य अपना जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, किंतु इस अधिनियम द्वारा निचले सदन में अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति अपनाई गई थी। मताधिकार भी सीमित था तथा मत देने के लिए योग्यता का आधार संपत्ति को रखा गया था। इसके अलावा उच्च सदन को निचले सदन की अपेक्षा कई अधिक अधिकार दिए गए थे, जो पूरी तरह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ थे। इसी कारण पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस अधिनियम की आलोचना करते हुए कहा, नया अधिनियम हम पर थोपा गया है। बाहर से ये जनतंत्रीय शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है, किंतु भीतर से पूर्णतया खोखला है। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, किंतु इसके अधिकार सीमित थे। इस अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्था में न्याय की सर्वोच्च संस्था संघीय न्यायालय न होकर इंग्लैंड की संसद थी। संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। तो ये बहुत सारे दोष थे और एक दोष जो है प्रांतीय शासन में भी था। और यद्यपि 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई थी, किंतु गवर्नरों को अत्यधिक अधिकार दिए जाने के कारण उसका महत्व समाप्त हो गया था। प्रांतीय स्वायत्तता के पश्चात भी गवर्नर की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इसी कारण राजगोपालाचारी ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा, नया शासन या नया संविधान द्वैध शासन प्रणाली की अपेक्षा अधिक खराब है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ प्रमुख दोष थे। अब लास्ट में हम देखें इसका सारांश कि निष्कर्ष 1935 के अधिनियम का क्या निकलता है। तो ये जो पूरा विवरण अभी आपने देखा, तो हम समझते हैं कि उससे स्पष्ट होता है कि 1935 का जो अधिनियम है उसमें गुण कम और दोष ज़्यादा थे। इसीलिए जिन्ना ने इस अधिनियम की कटु आलोचना की तथा कहा 1935 ईस्वी का अधिनियम पूर्णतया सड़ा हुआ, मौलिक रूप से खराब तथा पूर्णतया अस्वीकार्य है। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम का विश्लेषण करते हुए कहा, यह इतना अधिक प्रतिक्रियावादी था कि इसमें सब विकास का कोई भी बीज नहीं था। इस अधिनियम के द्वारा संघात्मक ढांचा इस प्रकार बनाया गया है कि वास्तविक उन्नति करना असंभव है। ये ढांचा प्रतिक्रियावादी यानी रिएक्शनरी है और इसमें आत्मविश्वास के अंकुर भी नहीं है। क्रांतिकारी परिवर्तन का तो प्रश्न ही क्या है। यह अधिनियम अंग्रेजी सरकार तथा राजाओं, जमींदारों तथा अन्य प्रतिक्रियावादी संस्थाओं के मध्य संबंधों को दृढ़ करता है। भारतीय धन, सैनिक तथा विदेशी मामले पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन है। इस अधिनियम से अंग्रेजों की विजय और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। ये मानना था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो इस प्रकार आगे उन्होंने ये भी कहा कि 1935 ईस्वी का जो विधान है वो दास्ता का एक नवीन राजपथ था। वह दृढ़ आरोपों से युक्त एक ऐसा यंत्र था जिसमें इंजन नहीं था। वास्तव में इस अधिनियम में एक और भारतीयों को ये विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया था विद्यार्थियों कि उन्हें सब कुछ दे दिया गया है। दूसरी ओर संरक्षणों द्वारा अंग्रेजों को ये विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया था कि उन्होंने कुछ भी नहीं खोया है। इस प्रकार यह भारतीयों की आकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर सका। वहीं इतिहासकार कुपलैंड ने भी इस अधिनियम को 1919 के अधिनियम से प्रगति की ओर एक कदम बताया उन्होंने, किंतु उनका ये मत हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
जैसा कि पहले भी कहा था कि इंग्लैंड के जो मजदूर दल के नेता थे एटली ने इस अधिनियम की आलोचना की तथा कहा कि इसके द्वारा जिन रक्षा कवचों की हत्या की गई है वह कानून को लोचपूर्णता प्रदान नहीं करता और न ही ये कानून भारत के किसी वर्ग को संतोष प्रदान कर सका। इस अधिनियम का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीयों को भावी सरकार का दायित्व प्रदान करना चाहिए। इस विधेयक में न तो ऐसा किया गया है और न ऐसा करने का उद्देश्य प्रस्तुत किया गया है। प्रोफेसर लास्की ने भी इस अधिनियम की आलोचना करते हुए लिखा, यह संविधान आधुनिक युग के निष्कृष्टतम संविधानों की निष्कृष्टतम विशेषताओं से युक्त है। इस प्रकार ये जो सारे दोष थे उसी के कारण इस अधिनियम का भारतीयों द्वारा विरोध किया गया तथा इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका। तो विद्यार्थियों 1935 का जो भारतीय अधिनियम था उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उसके प्रमुख गुण, उसके दोष और अंत में उसका जो है निष्कर्ष क्या निकला, उसकी चर्चा हमने की। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। धन्यवाद।